रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि अपने पति रुद्र के साथ अपनी छोटी बहन गीता की शादी में जाने के लिए शॉपिंग पर जाती है। तभी रुद्र बोलता है, सुनो निधि, थोड़ा हिसाब से ही सामान लेना क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और अभी शॉपिंग के बाद शादी में भी खर्चा होना है। अभी तो मैंने एक रुमाल तक नहीं लिया और तुमने अपना पैसे बचाने का लेक्चर शुरू भी कर दिया। अरे यार, लेक्चर नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले लहंगा लेते हैं, फिर बाकी का सामान लेंगे। ठीक है, चलो। इतना कहकर रुद्र और निधि एक बड़ी सी लहंगों की दुकान में जाते हैं, जहाँ के लहंगों के दाम सुनकर रुद्र के होश उड़ जाते हैं और वो निधि से कहता है, निधि देखो, यहाँ के दाम बहुत ज्यादा हैं, तुम कहीं और से लहंगा ले लो ना। देखो, मेरी छोटी बहन की शादी है, कुछ भी ऐसे ही थोड़ी ना पहन लूंगी। एकदम बढ़िया डिजाइनर लहंगा लूंगी मैं। पर वो लहंगा तुम एक बार पहनोगी और फिर रख दोगी, फिर क्यों इतने पैसे लगा रही हो? तुम मुंह बंद रखो अपना, मुझे जो लेना है ना लेने दो, वरना मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है, चलो घर पे, मुझे नहीं जाना किसी शादी में। ठीक है, जो लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। रुद्र बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। निधि एक महंगा सा लहंगा खरीद लेती है, जिसके बाद वो गहने, सैंडल और साथ ही और भी कई चीजें लेती है। कुल मिलाकर वो 50,000 खर्च कर देती है। सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और निधि कहती है, ओ शिट रुद्र, हमने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया नहीं। चलो कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आखिर तुम्हारी भी तो साली की शादी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगा, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। खुद पर ही इतना खर्च कर लिया इन मैडम ने, मुझ पर करने आई तो 2 महीने की सैलरी और उड़ा देगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। निधि और रुद्र अच्छे से रेडी होकर गीता की शादी में जाते हैं, जहाँ निधि की माँ अमला अपनी बेटी के गले में नया सोने का हार देखकर कहती है, अरे निधि बेटा, इतनी महंगाई में ये सोने का हार? हाँ माँ, गीता की शादी के लिए लिया है। बेटा, माना कि दामाद जी अच्छा कमाते हैं, पर उनकी कमाई को ऐसे मत उड़ा। तेरे पास पहले ही सोना कम है क्या, जो तूने और ले लिया? ओहो माँ, गीता की बड़ी बहन हूँ, अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। अब भला उसकी शादी में अपने सपने पूरे ना करूँ क्या? हद हो गई। निधि, बात सपनों को पूरा करने की नहीं है, बात महंगाई की है। जानती है ना, आजकल हर चीज का दाम कितना बढ़ रहा है। अरे तेरी शादी से भी 2 गुना पैसा लग रहा है गीता की शादी में। बेटा, तू एक पत्नी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ, ऐसा फिजूल खर्चा मत किया कर। इतना कहकर अमला वहाँ से चली जाती है, पर निधि के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई हो या फिर दाम गिरे हुए हो, निधि को केवल अपने शौक पूरे करने से मतलब था। ऐसे ही एक दिन निधि घर का काम करने के बाद आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। तभी वो फोन में अच्छे अच्छे हैंड बैग्स देखने लगती है और खुद से कहती है, वाह, क्या हैंड बैग्स है, मजा आ गया देखकर। एक काम करती हूँ, 4-5 मंगवा लेती हूँ, बदल बदल कर लेकर जाऊंगी साड़ियों के साथ। इतना कहकर निधि फट से 3-4 महंगे महंगे बैग्स ऑर्डर करती है और सबकी पेमेंट रुद्र के ATM कार्ड से कर देती है। वहीं जब शाम को रुद्र घर वापस आता है तो गुस्से में निधि से बोलता है, निधि निधि, बोलो क्या हुआ? होना क्या है, तुमने मेरे कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है? हाँ की है। तो क्या तो ऐसे कह रही हो जैसे 20 रुपए खर्च किए हैं? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। अरे बिना मतलब पैसों में आग क्यों लगाती रहती हो? आग नहीं लगा रही हूँ, तुम जानते हो ना, मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे जो पसंद आ जाता है मैं वो खरीद लेती हूँ। फिर वो चाहे महंगा हो या सस्ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो निधि, मैंने कभी मना नहीं किया है तुम्हें कुछ भी लेने से, पर तुम भी तो बात को समझो ना। मेरी सारी सेविंग्स को तुम ऐसे बेमतलब की शॉपिंग में उड़ा देती हो। अरे तुम्हें या मुझे किसी को भी नहीं पता कि महंगाई और कितनी बढ़ जाए। ऐसे में हमारे पास खर्च करने के पैसे भी होने चाहिए। फालतू सिखाओ मत मुझे, जरा सी शॉपिंग क्या कर ली उसमें इतना चिल्ला कर बता रहे हो, हद है। अब महंगाई है तो क्या 2 टाइम का खाना 2 दिन तक खाऊं, एक साड़ी को 1 हफ्ते पहनूं, बाहर आना जाना बंद कर दूं क्या? छोड़ो यार, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। इतना कहकर रुद्र भी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और निधि के महंगाई में जमकर शॉपिंग करने की आदत बरकरार रहती है। साथ ही इसी बीच रुद्र की जॉब चली जाती है
और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से रुद्र की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक शाम निधि रुद्र के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हुए कहती है, रुद्र, आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और क्यों सोचते हो इतना? पहले ही तबीयत खराब है, ऐसे सोचोगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। निधि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर खर्च कैसे चलेगा। मेरी दवाई भी इतनी महंगी है, ऊपर से महंगाई भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर जाकर। बस आप आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आपको ऐसे देख कर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो, मैं घर का थोड़ा सा सामान और आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर निधि अलमारी खोल कर देखती है, जिसमें बहुत थोड़े ही पैसे बचे थे। उन पैसों को देखकर निधि मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो बड़े ही कम पैसे हैं। इतने पैसों में सब कैसे मैनेज हो पाएगा? चलो, जितना भी है उससे जो कुछ आएगा वो खरीद लाती हूँ, बाकी का बाद में देखती हूँ। इतना कहकर निधि उन पैसों को लेकर बाजार चली जाती है, जहाँ हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। निधि घर का सारा सामान और दवाइयाँ लेकर जब घर वापस आ रही होती है, तभी वो सड़क किनारे लगे एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही खुद से कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। एक वक्त था कि मैंने पैसे को पानी की तरह बहाया, और एक आज का वक्त है कि मुझे एक एक सिक्का भी सोच के खर्चना पड़ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सबने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं अपने फिजूल खर्ची और शॉपिंग से बाज नहीं आई। और आज मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पति के लिए अच्छे से फल सब्जी खरीद सकूं। इस महंगाई के दौर में मेरी शॉपिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही काफी देर अफसोस करने के बाद निधि अपने घर जाती है। वक्त गुजरता है और रुद्र ठीक हो जाता है। साथ ही उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। नई जॉब की पहली सैलरी लाकर रुद्र निधि के हाथों में देता है और कहता है, लो निधि, इतने दिनों तुमने बहुत मेहनत की है, अब जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, और अब तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं। नहीं रुद्र, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे महंगाई हो या फिर ना हो, खर्चा लिमिट में ही करना चाहिए। निधि की बात सुनकर रुद्र उसे गले से लगा लेता है। साथ ही अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है, सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान, तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर
अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है। माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है। माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है। और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है, लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात क्या बोले जा रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले।
माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है, जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। छी, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उसे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। माधुरी की 3 बेटियां थी जो जन्म से ही दिव्यांग थी। उसकी बड़ी बेटी बिंद्रा बोल नहीं सकती थी, तो मंझली बेटी सुन नहीं पाती थी और छोटी बेटी दृष्टि देख नहीं पाती थी। लेकिन तीनों बहनों के बीच इतना प्यार था कि उन्होंने एक दूसरे की कमी को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। तीनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा भी किया करती थी। लेकिन अब उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताती थी, क्योंकि एक तो वो तीनों दिव्यांग, ऊपर से ऐसी लड़कियों को कोई भी अच्छा घर अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने सबका भाग्य पहले ही निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए उन तीनों दिव्यांग बहनों की शादी रमन, गगन और अमन नाम के 3 भाइयों से हो जाती है और भगवान की कृपा से तीनों एक ही घर में जाती हैं, जहां उनकी सास सरला देवी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, अरे मेरी अंधी गूंगी बहरी बहुओं, तुम लोगों के आगे कलश रखा है, उसे पैर से गिराकर अपने कदम अंदर रखो। बिंद्रा गूंगी थी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन सुन और देख सकती थी, तो वो बड़े ही आराम से कलश पर पैर मारकर अंदर आती है। और बहरी सुनैना भी बिंद्रा को देखकर कलश गिराकर अंदर आ जाती है और अंधी दृष्टि को कलश ना दिखने की वजह से वो इधर उधर पैर मारने लगती है। और ये देखकर सरला की पड़ोसन मधु बोलती है, अरे ये तुम्हारी छोटी बहू तो लंगड़ी खेलने लगी, इसको बोलो पहले कलश गिरा के अंदर तो आ जाए। अपनी बहन का ऐसे मजाक बनता देख बिंद्रा और सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसके कलश को गिरवाकर उसे घर के अंदर लाते हैं
और ये देखकर बिंद्रा का पति रमन अपनी पड़ोसन मधु से बोलता है, आंटी जी, किसी की कमी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वैसे भी इन तीनों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। फिर भी बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम लोगों की जो ऐसी आंख मुंह से अपाहिज लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया? आंटी जी, एक घर को संस्कार से भरी बहू की जरूरत होती है जो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दे। और इन तीनों में वो गुण थे और हमको तीनों के गुणों के आगे ये कमियां बहुत छोटी लगी। अरे रमन बेटा, इन लोगों को ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आएंगी। क्यों अपना समय बर्बाद करता है? चल बहुओं को अंदर लेकर चल। सरला अपने बेटे और बहुओं के साथ घर के अंदर आती है, लेकिन उनकी ये तीखी बातें सुनकर मधु मन में बोलती है, बहुत उड़ रही हो ना अपनी बहुओं की एकता पर। मैंने भी ना तुम्हारे साथ साथ इन बहनों में फूट ना डलवाई तो मेरा नाम भी मधु नहीं। मधु अपने घर चली जाती है तो वहीं सरला अपनी तीनों बहुओं से बेहद खुश होती है, क्योंकि तीनों भले ही दिव्यांग थी, लेकिन उन्होंने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला को किसी काम की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुओं के आने के बाद तो सच में उसकी जिंदगी ऐश की हो गई थी। तीनों बहनें एक दूसरे के सहयोग से सभी काम आराम से करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। वही नजर लगाने एक दिन सरला की पड़ोसन मधु घर आती है और उससे बोलती है, और सरला बहन, सब ठीक तो चल रहा है ना? मधु बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बहुओं ने पूरा घर संभाल लिया। अरे मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरला बहन। फिर भी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। इन दिव्यांग बहुओं के साथ दिक्कत तो होती होगी। अब तुम लाख छुपाओ, लेकिन जो देख सुन बोल नहीं सकती वो क्या ही हर काम को सही से करेंगी? नहीं नहीं बहन, तीनों मिलकर सभी काम अच्छे से कर लेती है। लगता ही नहीं है कि उनमें कोई कमी है। फिर तो पक्का ये तीनों बहनें तुम्हारे घर को हथियाने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि खुद सोचो, जिन्होंने इतने समय में सारे घर की जिम्मेदारियां ले ली, वो तुम्हारे बेटों को भी अपनी तरफ करके तुम्हें घर से निकलवा देंगी। अरे पर ऐसा क्यों करेंगी मेरी बहुएं? ये सब तो उन्हीं का है। अरे बहन, लालच। अब तीनों की शादी एक ही जगह हुई है तो सोचो वो चाहती हैं कि जल्दी से तुमको साइड करके अपना राज बनाए। और वैसे भी वो तीनों तो दिव्यांग है, तुमको कुछ होने पर लोग उनको कुछ बोलेंगे तो नहीं। मधु की बातें सरला के दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी बहुओं के बीच फूट डालने के लिए उनको बुलाकर उनसे बोलती है, बहुओं, मैं देख रही हूँ कि तुम तीनों में कोई काम कम करता है, कोई ज्यादा। ऐसे ही एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, ये कब तक चलेगा? इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या माँ जी, आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि अब से तुम तीनों अपना काम अलग अलग करोगी। मैं तुम तीनों को अलग करती हूँ, इसलिए अब तीनों अपना काम बांट लो और कोई भी एक दूसरे के काम में मदद नहीं करेगा। देख लीजिए माँ जी, कहीं बाद में आपने हमें दूसरे काम करने के लिए कहा ना, तो फिर हम भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी? मैंने ही तो तुम लोगों को अलग किया है। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आना, एक दूसरे से कुछ नहीं पूछोगे। कोई भी मदद चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। सरला की ये सारी बातें सुनकर मधु बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो एक हंसते खेलते परिवार में फूट डालने ही आई थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। अब तीनों बहुएं अपने अपने काम को बांट लेती है। गूंगी बिंद्रा के पल्ले घर की सफाई आती है और अंधी दृष्टि के पल्ले खाना बनाने की जिम्मेदारी आती है। तो वहीं सुनैना के हाथ बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी आती है। अब तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। दृष्टि सुबह सुबह सबको आधा कच्चा पक्का खाना खिलाती है, लेकिन सरला उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। एक शाम जब सरला का चाय पीने का मन था, तो वो दृष्टि को चाय बनाने को कहती है। कुछ देर में वो सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीते ही सरला उसे थूकते हुए बोलती है, हाय हाय, तुझे चाय बनाने को कहा था, काढ़ा नहीं। चाय में नमक कौन डालता है? देखिए माँ जी, अब मैंने तो रसोई में डब्बे सजाए नहीं थे, कहाँ चीनी है कहाँ नमक है, अंदाजे से उठा रही थी, गलती से नमक का डब्बा हाथ लग गया होगा। अरे तो अकल की अंधी, पहले चख लिया करना कि क्या डाल रही है। हाँ माँ जी, अब से ध्यान रखूंगी। ले जा इस चाय को, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। दृष्टि तो अपने कामों में असफल होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बिंद्रा पूरे घर की सफाई कर रही होती है, जिसके कारण वो पोछा लगाकर हटती है
तभी सरला गीले फर्श पर नंगे पैर आने की वजह से फिसल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय राम, मर गई। आज तो इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे बिंद्रा की बच्ची, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे भगवान, सामने खड़ी थी तो बोल नहीं सकती थी कि फर्श गीला है। बिंद्रा सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती है। ये देखकर सरला बोलती है, हाय राम, मैं भी किसको बोल रही हूँ बोलने को? ये गूंगी बोलेगी भी तो क्या? बेचारी सरला अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बना बैठी। लेकिन अभी तो सुनैना के कारनामे बचे थे। सुनैना को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए जब वो बर्तन धोती तो इतनी जोर जोर से बर्तन बजाती कि सरला के दिन का आराम भी हराम हो गया था। वो जैसे ही सोने जाती, सुनैना की जोर जोर से बर्तन और कपड़े धोने की आवाज उसे सोने नहीं देती, जिसके कारण सरला का बुरा हाल था। ना तो उसको अच्छा खाने को मिलता और ना ही आराम करने को मिलता। ये सब देखकर वो बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने ही इन तीनों को कहा था कि अलग हो जाओ और एक दूसरे की मदद मत करना। मुझे तो लगा था ऐसा करके मैं राज करूंगी अपनी बहुओं पर, लेकिन यहाँ तो मेरी ही नौकरानी जैसी हालत हो गई। अब क्या करूं? इनको कुछ बोला तो घर छोड़कर चली जाएंगी। सरला अपने कमरे में परेशान बैठी थी। तभी वहाँ रमन आता है, जो अपनी माँ को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ माँ, ऐसे परेशान क्यों हो? बेटा, मैंने किसी और की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया और बहुओं में फूट डलवा दी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले मुझे पूरी बात बताओ, किसके कहने पर आपने क्या किया? सरला रमन को सारी बात बताती है कि उसने मधु के कहने पर अपने हंसते खेलते परिवार में दरार डाल दी। ये सुनकर रमन अपनी माँ से कुछ बोलता उससे पहले ही बिंद्रा, सुनैना और दृष्टि सरला के कमरे में आती हैं और दृष्टि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, हम तीनों बहनों में तो कोई चाहकर भी फूट नहीं डाल सकता, तो फिर आप क्या करेंगी? देखिए, हमने आपकी बात का मान रखने के लिए ही अपने कामों को अलग अलग बांट लिया था, लेकिन आपने खुद देखा ना कि जहाँ हम तीनों बहनें एक दूसरे की कमजोरी को पूरा कर कर सारा काम अच्छे से कर लेती है, वहीं अलग अलग रहकर हम सारे कामों में गड़बड़ कर देती है। दृष्टि सही बोल रही है माँ, और किसी के कहने से अपने घर को आग नहीं लगाया करते। लोग तो हमेशा दूसरों की खुशियों से जलकर उनके घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम किसी की बातों में ना आए और जो हमारे घर के लिए सही है वो फैसला लें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।